क्या है, हमारे देश के अंदर में फार्मर ने प्रोटेस्ट फिर से स्टार्ट कर दिया है और दिल्ली का जो एनसीआर वाला रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन है, उसमें एंट्री कर रहे हैं कि पहले प्रोटेस्ट किए गए थे किसानों के द्वारा। उन प्रोटेस्ट में जितने भी किसानों को आप लोगों ने पकड़ा है उनके ऊपर में केस डाले हैं, उन केस को आप लोग विड्रॉ करो। देखो अभी आप लोग देखो, जब मैं प्रोटेस्ट के बारे में बात करता हूं, अभी यहां पर बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, कई सारे टीचर जो हैं वो भी अरेस्ट कर लिए गए हैं बिहार के अंदर में। कई सारी ऐसी पिक्चर और वीडियोस है जो मेरे सामने आई, मेरा दिमाग खराब हुआ उनको देखकर कर मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनते हुए आप लोग चलिएगा, क्योंकि ये ऐसे सेक्शन है जो कि ऐसा नहीं कि आज न्यूज में है कल नहीं आएंगे, और फिर आप लोगों को देखने को मिलेंगे रेगुलर। जब तक ये मुद्दे लंबे चलते हैं ऐसा नहीं कि ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी मुद्दा क्या है, हमारे देश के अंदर में फार्मर ने प्रोटेस्ट फिर से स्टार्ट कर दिया है और दिल्ली का जो एनसीआर वाला रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन है, उसमें एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि नोएडा गाजियाबाद इस साइड से आके अपना, और उन्होंने मार्च करना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो मार्च है यहाँ पर, ये अभी लंबे समय तक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, चल सकता है। और 6 तारीख से इन्होंने प्रॉपर चीजों को और सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो इसके चलते अभी मुद्दा यहाँ पर ये निकल कर आता है कि भाई आखिर क्यों क्यों फिर से आप लोग सड़कों पर आकर बैठ गए। एक तो ये बात करूंगा, दूसरा आप लोगों से मैं बात करूंगा राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में। क्या आप लोगों को ये अधिकार कहां से मिलता है कि आप लोग आकर सड़क पर बैठ जाते हैं, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। सरकार इसके लिए क्या क्या कर सकती है कि भाई साहब सरकार मतलब क्या क्या इसको रोक सकती है प्रोटेस्ट को, तो उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। जो फोर्सेज होती हैं वो किस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो मल्टी डायमेंशनल टॉपिक रहने वाला है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से। तो थोड़ा सा शिद्दत से सुनिएगा, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, ऐसा टॉपिक ऐसा होता है कि मतलब आज आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आज ही खत्म हो जाएगा, ये आगे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए कॉन्टिन्यूअसली ये टॉपिक ऐसे आते रहते हैं, तो एक बार ढंग से सुन लो ताकि आप लोग दिमाग में बैठा लो। सबसे पहले तो मांग क्या क्या है, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं। अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन्होंने टोटल मिलाकर 6 से 7 मांग रखी है। ठीक है, मोटी मोटी मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहली तो मांग इनकी है जो कि सबसे लंबे समय से चली आ रही है। फार्मर ये बोल रहे हैं कि भाई आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे साथ में, वो है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप लोग गेहूं चावल एक दो फसल को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर छोड़ दे, तो बाकी दूसरी जो फसलें हैं उसमें सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है कि खराब हो जाती हैं, कोई खरीदता नहीं है, हमको पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो अर्निंग का कोई साधन नहीं है। अब गेहूं चावल सब जगह नहीं होते, तो दिक्कत ऐसी भी है कि और भी आप लोग इसके बारे में सोचना चाहिए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो प्रॉपर देना चाहिए, वो भी लीगल गारंटी के साथ में। लीगल गारंटी मतलब कानून बना दो उसके लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, ताकि उसको कोई हटा ना सके। सोचो आप लोग इस तरीके सोचो, जैसे राइट, जैसे आप लोग देखो फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान के अंदर में पार्ट 3 में, उसमें आर्टिकल जो है मान लीजिए एक आर्टिकल ऐसा ऐड कर दिया कि भाई साहब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो परमानेंट बना दिया फंडामेंटल राइट में ऐड कर कर कि भाई इंसान को एक तरीके से, जैसे मैं बोलूं आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 क्या है, ये बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। अब इसी आर्टिकल के अंदर में हम लोगों ने यहाँ पर राइट टू लाइफ यानी कि जिंदा रहेगा, जिंदा कब रहेगा, जब उसको जॉब मिलेगी, खाना पीना मिलेगा। खाना पीना तब मिलेगा जब इंसान के पास में जो है कहीं ना कहीं अर्निंग आएगी। तो उस अर्निंग को राइट टू लाइफ के साथ में जोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको फंडामेंटल राइट बना दो। अब सोच के देखो, अगर फंडामेंटल राइट बना दिया तो किसी भी किसान को अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है तो फिर वो किसान डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो इसलिए यहां पर सरकार को एक तरीके से सरकार की एक कंपनसेशन बन जाएगा अगर फंडामेंटल राइट बना दिया, कानून के थ्रू इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरा यहां पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि भाई साहब किसानों का लोन जो है वो माफ करो, लोन वेवर की बात चल रही है यहां पर। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लंबे समय से किसानों को अक्सर बेसिकली लुभाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, उनका चंदा माफ कर कर। तो भाई किसानों को भी इस चीज की आदत पड़ जाती है। हालांकि मैं इस चीज के फेवर में नहीं रहता हूं किसानों के लोन माफ के, मैं हमेशा ये फेवर में रहता हूं किसानों को इतना सशक्त बनाओ कि भाई साहब वो आप लोगों का लोन जो है उसकी उनको जरूरत ही ना पड़े, अपने पैरों पर ऐसे खड़े हो जाएं कि भाई साहब किसान देश को सपोर्ट करते हुए नजर आए। पर लेकिन किसान को ना प्रॉपर बीज मिल पाता है, ना प्रॉपर पानी मिल पाता है। इवन ये आज की डेट में इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है खेतों में, अगर उनको प्रॉपर आज की डेट में किसानों के खेतों में जो फसल उग जाती है तो उनको कोई खरीदने वाला नहीं है, कई बार खेतों में ही बर्बाद हो जाती है, कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार सूखा पड़ जाता है। तो इतनी समस्या किसान के साथ में जिसकी कुछ हद नहीं है। मैं कैसे समझ पाता हूं, क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, फादर साहब पहले जो है आर्मी में थे, अभी आज के डेट में खेती करते हैं। तो मैं ये चीजें समझ पा रहा हूं। यहाँ पर एक किसान ऐसा नहीं है कि अपने बेटे को ये बोल दे कि चल बेटा तू भी आगे चल के किसान बन जाइए, बड़ी बढ़िया चीज है यहाँ पर।
इसके अलावा हर एक बिजनेस में आप लोग कहीं भी चले जाइए, एक बाप अपने बेटे को बोलेगा कि बेटा मेरे बिजनेस को थाम लिया आगे चलकर, पर कोई किसान जो है वो यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो ये मुद्दा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर रखिए, तो इसके ऊपर में फोकस देना जरूरी है। तीसरा जो सबसे एक मुद्दा यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि भाई जैसे आप लोग दूसरे एरिया में, जैसे मान लीजिए दूसरे एरिया में कोई आज के में सिटीज में लैंडलेस लेबर रह रही है, वहां पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, कई बार कईयों को पेंशन प्रोवाइड कराते हैं, महिलाओं को पेंशन देते हैं। तो ऐसे किसान एक तरीके से जो फार्म लेबर है, जिनके पास में खुद की जमीन नहीं है, एटलीस्ट उनको आप लोग को क्या देना चाहिए, उनको आप लोग को पेंशन प्रोवाइड करानी चाहिए। यानी कि फार्मर के लिए पेंशन स्टार्ट करो, ये बोला जा रहा है उन फार्मर्स के लिए जो कि लेबरर है, फार्म लेबर है खासकर, या फिर जिनके पास में जमीन ना के बराबर है, तो उनके लिए आप लोग ये चीजें प्रोवाइड कराओ। तीसरा ये मुद्दा इनके द्वारा उठाया जा रहा है। चौथा मुद्दा क्या उठाया जा रहा है, चौथा मुद्दा इनके द्वारा ये उठाया जा रहा है कि भाई साहब जो भी पहले प्रोटेस्ट किए गए थे किसानों के द्वारा, उन प्रोटेस्ट में जितने भी किसानों को आप लोगों ने पकड़ा है, उनके ऊपर में केस डाले हैं, उन केस को आप लोग विड्रॉ करो यहां पर, यानी कि केस को विड्रॉ करो जिनके ऊपर में आप लोगों ने लगाए हैं, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती है अगर एक बार को केस लग जाता है। तो ये चौथा मुद्दा यहां पर उठाया गया, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में एक और मुद्दा यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि खासकर जिसके बारे में सोचना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास में जमीन है और मैं उस जमीन में खेती करता हूं, अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। और मान लीजिए वहां पर किसी ने बोला कि यार इस एरिया में तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एरिया में पावर प्लांट लगाने वाले हैं, ये सारी जमीन तुमको अपनी देनी पड़ेगी। अब मेरी जमीन जो है वो चली गई सरकार के पास में। अब मान लीजिए मेरी जमीन जब गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुद्दा क्या होता है, कई बार वो लैंड ले तो ले ली जाती है, पर लेकिन जिस इस पर्पज के लिए ली गई है उस पर्पज में उसका इस्तेमाल नहीं होता है, किसी और पर्पज के लिए यूज कर लेंगे, एक तो ये दिक्कत रहती है। या फिर उसको लंबे समय तक ऐसे ही डाल रखा है, उसको कोई यूज ही नहीं हो रहा है, कम से कम तब तक खेती कर लेने देते। इसी के साथ में दिक्कत ये निकल कर आती है कि भाई जिन किसानों से लैंड ली गई है, उनको प्रॉपर जितना एक तरीके से कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो कंपनसेशन नहीं मिल पाता है, एक ये दिक्कत यहाँ पर निकल कर आती है। तो बोला यह जा रहा है कि आप लोग अगर किसी किसान की लैंड लेते हो, यहाँ पर अगर किसी किसान की लैंड ले ली आप लोगों ने, जो कि जिसके ऊपर उसकी जिंदगी चल रही थी, अब उसके पास में तो खाने कमाने के लिए कुछ ही नहीं है, तो सबसे पहले तो उसमें से लगभग 20% जो प्लॉट वगैरह तुम काटते हो या फिर जो भी करते हो, वो किसान को मिलना चाहिए। अगर वहां पर कुछ आप लोग फैक्ट्री वगैरह कुछ और लगाते हो, तो यहाँ पर एटलीस्ट जॉब मिलनी चाहिए इंसान को, एक तरीके से जिसके पास में कुछ नहीं है। खासकर कंपनसेशन, ऐसे कई सारे फार्मर हैं जिनके घर में किसान की जो डेथ हो गई एक तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए, तो यहाँ पर उसके लिए भी इन्होंने बोला है यहाँ पर कि कई सारे किसानों की जान गई है, तो उस परिवार को जिसके घर में से प्रोटेस्ट करते हुए किसी की जान गई है जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर उनको भी आप लोगों को कंपनसेशन देना चाहिए। नॉर्मली नॉर्मली कहीं पर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप लोग कंपनसेशन देते हो, पर इन किसानों को आप लोगों ने कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब ये मुद्दे हैं यहाँ पर जिसके ऊपर बातें की जा रही है कि इनको लेकर किसान जो है वो यहाँ पर सड़कों पर उतर कर आए हैं। देखो अभी आप लोग देखो, जब मैं प्रोटेस्ट के बारे में बात करता हूं, अभी यहां पर बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। कई सारे टीचर जो हैं वो भी अरेस्ट कर लिए गए हैं बिहार के अंदर में। कई सारी ऐसी पिक्चर और वीडियोस है जो मेरे सामने आई, मेरा दिमाग खराब हुआ उनको देखकर। तो कंडीशन बड़ी खराब है भाई साहब। आज की डेट में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इतनी मनमानी करती है जिसकी कुछ हद नहीं है। एग्जाम को लेकर जब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में, एक तो उसमें वो टिके रहते हैं। एक बच्चा क्या चाह रहा है कि प्रॉपर एग्जाम को यहाँ पर आज की डेट में एक एग्जाम करा ले, वही तो सही है भाई, तो नहीं तो चाहिए। पर लेकिन ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती है। बुरी कंडीशन थी, कल प्रोटेस्ट चल रहा था बहुत ही। तो आप लोग थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, कहीं पर भी प्रोटेस्ट में जाते हैं तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कई सारे टीचर गिरफ्तार कर लिए गए आज की डेट में, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर बच्चों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। पिक्चर ऐसी ऐसी हैं, मतलब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा तो आप लोग रो दोगे। ऐसी ऐसी पिक्चर भी कई सारी हैं, मैं आप लोगों को वीडियो शेयर जो है मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर में। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कंडीशन क्या क्या देखने को मिल रही है। तो प्रोटेस्ट करना हमारे पास में अधिकार है, पर लेकिन दिक्कत क्या है, उस अधिकार को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है यार, ये सबसे बड़ी समस्या निकल कर आती है, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कभी भी कोई भी प्रोटेस्ट होता है थोड़ा अपना ध्यान रखिए, पर लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आवाज जरूर उठाइए, वरना सामने वाला कोई सुनेगा नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में देखा, बच्चों ने आवाज उठाई तो यहाँ पर उन्होंने एक जो बेसिकली कानून निकाले थे उसको उन्होंने वापस लिया, वरना कोई सुनेगा नहीं। ये चीजें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी ये किसान जो है ये इसको उठा रहे हैं, पर लेकिन कई बार अनवांटेड तत्व भी घुस जाते हैं उसके अंदर में, प्रोटेस्ट के अंदर में, जो कि प्रोटेस्ट को बेकार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसी हरकतें भी देखने को मिलती है। तो ये चीजें भी यहाँ पर समझनी पड़ती है, ठीक है। तो अपना जो चीजें हैं वो सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को लेकर चलना चाहिए।
क्योंकि ये सही नहीं है, इस तरीके से आप लोग सोचो। और जो भी टीचर्स अरेस्ट हुए हैं उनके लिए टेंशन मत लीजिए, वो छूट जाएंगे अभी आराम से। बस ये कि ये प्रोटेस्ट इस तरीके से चलता रहना चाहिए कि जो आप लोग की मांगे हैं वो वहां पर मांगे जो है वो यहाँ पर पूरी हो जाए, ठीक है। उसके ऊपर में फोकस आप लोग को देना है। अभी मैं आप लोगों से बात करता हूँ यहाँ पर प्रोटेस्ट के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा सुनिए इसके बारे में आप लोग, ताकि आप लोग समझ सके कि क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पर आप लोगों ने देखा हमारे देश के अंदर में कोई भी अपनी बातें नहीं रख सकता था। जो भी इंसान अपनी बातें रखना चाहता था तो भाई साहब उसको उठाकर जेल में डाल देते थे। ये बात हमारे संविधान निर्माता बखूबी समझते थे। तो जब ये बात समझ रहे थे कि उनको लग रहा था कि यार कल को चलकर जब हम संविधान बना देंगे, संविधान को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, इसकी क्या गारंटी है कि भाई साहब संविधान को इंप्लीमेंट करने के बाद में हमारे देश के अंदर में अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा तो इसको ये प्रोटेस्ट करने के लिए अलाउ करेंगे। अब हो सकता है कि सरकार भी यहां पर ऐसी हरकतें करे। तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल जो है बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके लिए बकायदा आर्टिकल डाले गए, ठीक है। तो आर्टिकल आप लोगों को यहां पर जब नजर आएंगे तो 12 से लेके 35 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। इसमें आर्टिकल 19 जो है वो राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। राइट टू प्रोटेस्ट मतलब आप लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं ना, कि भाई हम लोग अपनी बातें रख सकते हैं, हम लोग अपनी बातों को कह कर सकते हैं। तो यहां पर ये आर्टिकल 19 के अंदर ही आप लोगों को 19 के 1 के ए में आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा कि आप लोग अपनी बातें रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि आप लोग को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप लोग को देखने को मिलता है। मतलब अपनी बातें आप लोग रख सकते हो आसानी से, ठीक है। कहीं पर आप लोग जाकर इकट्ठे हो सकते हो क्या? जी हाँ, आप लोग इकट्ठे हो सकते हो। तो 19 का 1 का बी आप लोगों को बोलता है कि आप लोग यहाँ पर एसोसिएशन भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। कहीं पर भी जाकर कलेक्टिवली आप लोग यहाँ पर चाहो तो जो गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो। ये बकायदा लिखा हुआ है इसमें कि गवर्नमेंट ने कोई अपना डिसीजन ले लिया तो यहाँ पर दीज कैन बी फॉर्म टू कलेक्टिवली चैलेंज द गवर्नमेंट डिसीजन। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 के बी में ये लिखा गया बकायदा। मतलब कहने का ये कि क्या आप लोगों से पूछा जाए कि भाई ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। हमारे संविधान निर्माता इस चीज को समझ रहे थे, उन्होंने इस चीज के बारे में यहाँ पर बातें करी। तो फिर आप लोग यहाँ पर किस तरीके की चीजों को लेकर चलते हैं? तो राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट के बारे में अब मैं आप लोगों से बात करूंगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पर समझना है। इसमें जब आप लोग जाएंगे यहाँ पर तो राइट टू पीसफुल असेंबली अलाउ की जाती है लोगों की। आप लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, सार्वजनिक सभाएं कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं एकजुट होकर यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है वो पीसफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हथियार लेकर इंसान हो गया, कोई भी यहाँ पर वायलेशन नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि सिटीजन की ड्यूटी है कि भाई साहब प्रोटेस्ट करते टाइम शांति बनाकर रखकर। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखिएगा, मुझे अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इस चीज को जरूर क्वेश्चन डाल के पूछता। जैसे राइट टू प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं तो उसमें आर्टिकल 51 ए जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो भी ऐड कर दो कि प्रोटेस्ट करते टाइम कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई भी इस तरीके से आप लोगों को किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है और कोई भी किसी भी तरीके का यहाँ पर वायलेंस नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का क्या है कि आप लोग को एक बिहेव करना पड़ेगा एक अच्छे सिटीजन की तरीके से। ऐसा नहीं कि भाई साहब आप लोग अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टैक्स आप लोगों ने पे कर रखा है। तो यहां पर इसीलिए बोला जाता है कि आप लोगों को पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं करना है और कोई भी हिंसा अगर हो रही है तो हिंसा से आप लोग को दूरी बनाकर रखनी है, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर अगर हिंसा होगी तो भाई साहब आप लोग अपनी बातें नहीं रख पाओगे, तो कैसे होगा? तो हिंसा को त्यागना है, ठीक है। एब्जोर मतलब एक तरीके से हिंसा को त्यागना है। तो ये बकायदा चीजें बोली गई हैं। तो मतलब आप लोग को जो अधिकार है दे दिए गए हैं, भाई प्रोटेस्ट करो, पर उसके साथ में रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है। क्यों? क्योंकि भाई आप लोग प्रोटेस्ट करते करते पता चला आपा खो दिया या फिर कोई अनवांटेड तत्व घुस गए प्रोटेस्ट में, वो बदतमीजी काटने लगे, तो इसलिए आप लोगों के प्रोटेस्ट के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन भी है कि क्या क्या चीजें आप लोग प्रोटेस्ट के टाइम पर नहीं कर सकते हैं। तो जब भी कहीं प्रोटेस्ट करें, चाहे किसानों का प्रोटेस्ट है चाहे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, तो ये चीजें आप लोग हमेशा गांठ बांध लीजिए। आप लोग को देश के अंदर में रहना है तो देश के कानूनों का भी पता होना चाहिए कि भाई किन किन चीजों पर आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग इन चीजों को आप लोग हैम्पर मत करिए। नहीं तो प्रोटेस्ट जो है वो तलेंडी में चला जाएगा 1 मिनट के अंदर में, और सरकार जो है वो फिर अपने हिसाब से आप लोगों के साथ में डील करेगी। तो ये आप लोग को संविधान के बारे में पता होना चाहिए। संविधान हमारे देश की मोस्ट पावरफुल बुक है। जिस इंसान ने इस किताब को ढंग से अपने जहन में उतार लिया उस इंसान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अगर आप लोगों ने संविधान के अंदर में अपने अधिकारों को समझ लिया। ये हमारे संविधान निर्माताओं का एक आशीर्वाद है आप लोगों के लिए, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं प्रसाद है आप लोगों के लिए। इसको दिल से ग्रहण करो तो आप लोग बहुत सारी लाइफ जो है इस जिंदगी जो जीने वाले हो देश के अंदर में उसको सिस्टमेटिक वे में एंजॉय कर पाओगी। तो क्या क्या नहीं करना है आप लोगों को? रीजनेबल मतलब क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, यानी कि ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप लोग प्रोटेस्ट करते टाइम ये काम ना करिए।
सबसे पहले तो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि देश की संप्रभुता और अखंडता को अगर कोई तोड़ने की बात करेगा कि मुझे तो भाई साहब एक अलग ही देश बनाना है, देश को तोड़ के प्रोटेस्ट कर रहा है उसके लिए, तो उस इंसान को बर्फ की सिल्ली पर लेटाकर उल्टा करके पीटेंगे भाई साहब, जो देश को तोड़ने की बातें करेगा। ठीक है, कोई यहाँ पर किसी भी इंसान को गोली मारकर चला जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, देश की एक सिक्योरिटी हनन कर दी, यहाँ पर खराब कर दी, तो भाई साहब उस इंसान के साथ भी ऐसा ही कुछ किया जाएगा। तीसरा इंसान क्या कर रहा है, मान लीजिए हमारे देश के अंदर में अभी फिलहाल के टाइम पे चाइनीज प्रेसिडेंट घूमने आए, ठीक है, विजिट पर आए, वो यहाँ पर जा रहे हैं, मान लीजिए गुजरात में अहमदाबाद के अंदर में आश्रम देखने गए, यहाँ पर कोई ऊपर खड़ा हुआ है, उसने ऊपर से थूक दिया चाइनीज प्रेसिडेंट के ऊपर में, ठीक है, तो ये क्या होगा, वो चिढ़ जाएगा, यार मेरे ऊपर थूक दिया, इंडिया के अंदर में वीडियो वायरल हो गई, उसके देश वाले भी देख रहे हैं, तो भाई साहब रिलेशन खराब हो गए, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत चीजें यहाँ पर, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। तो फ्रेंडली नेशन के साथ में रिलेशन खराब आप लोग नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। पब्लिक जो लॉ एंड ऑर्डर है, यानी कि कानून जो बनाए गए हैं हमारे देश के अंदर में, उन कानूनों को आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में एक शालीनता और एक नैतिकता बनाए रखना है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट करते टाइम दूसरी चीजें भी ध्यान में रखनी है। मान लीजिए कल को चलकर वहां से कोई वो गुजर रही है, कोई एम्बुलेंस गुजर रही है, तो भाई साहब एम्बुलेंस पता चला उसके अंदर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है या किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके लिए भी आप लोग शालीनता बनाए रखें। कोर्ट ने अगर एक बार कुछ बोल दिया तो भाई साहब कोर्ट की अवहेलना न करें, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कर दिया तो जज साहब जो है भाई साहब वो पटक पटक कर पीटेंगे फिर। ठीक है, तो ये चीजें रखिए। किसी को डिफेम न करें, किसी को मतलब पर्सनल गेन के लिए डिफेम करें कि हाँ यार उस इंसान को मौका मिल रहा है, उस इंसान की बेइज्जती कर दो, तो ये सबसे गलत होता है, ये आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, और साथ ही साथ में किसी को उकसाना नहीं है, आप लोग को अपनी बातें रखनी है और उस बातों को आप लोग को मनवाना है, क्योंकि वो आप लोग के करियर का सवाल है। तो ये बातें बकायदा बोली गई हैं कि इन चीजों को आप लोग को मनवाना है, ना कि इन चीजों को आप लोग को यहाँ पर उस तरीके से दिखाना है कि भाई ये क्या चीजें हैं, हम लोग को तो बस अपना एक तरीके से यहाँ पर उकसा दिया लोगों को कि तोड़ दो बैरिकेड, तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, अपनी बातें सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को यहाँ पर रखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस देश के अंदर में आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों का एक सेक्शन है, स्टूडेंट्स हैं, आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से किसान है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, पर लेकिन सड़क को रोक देना यहाँ पर कि भाई साहब कोई पता चला यहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है, बच्चे जो है स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, कोई अपनी ड्यूटी पे नहीं जा पा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इस चीज को बोला है कि भाई आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हो, ये सही है, आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हो, पर लेकिन इस प्रोटेस्ट को लिमिटेड वे में आप लोगों को करना पड़ेगा, इस तरीके से कि भाई उन लोगों की जिंदगी हैम्पर ना हो जाए जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको जिंदगी जीने के लिए। ठीक है, कोई रेडी वाला अगर रेडी नहीं लगा पाएगा, उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे यार। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगानी है, पर लेकिन यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। समझ में आ गया बिल्कुल बातें यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर अगर प्रोटेस्ट करने हैं तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, जब दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो देश के अंदर में एक चीज याद रखना, हमारे देश के अंदर में ये चीजें आप लोग कई बार देखने को मिलती है, ये भी बता ही देता हूं यहाँ पर, क्योंकि बाद में न्यूज में आ जाएगा आप लोगों को कुछ दिनों बाद में। इशू क्या है, एक है यहाँ पर सेक्शन 144। सेक्शन 144 हमारे देश के अंदर में इंपोज कर दिया जाता है कई बार। ये इसका पर्पज ये रहता है, ये है सीआरपीसी का सेक्शन 144। अगर कहीं पर भी 4 या फिर उससे ज्यादा लोग खड़े हो जाएं तो भाई साहब पुलिस जो है अलाउ नहीं करेगी। तो सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। ये यहां पर उस टाइम पर क्या करता है, मोबाइल फोन की कंपनी को बोल देता है इंटरनेट को बंद कर दो, कोई वॉइस मैसेज कुछ नहीं होना चाहिए। और ये आप लोग कल को चलकर जब डीएम बनोगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है उसके हाथ में पावर रहती है यहाँ पर ये डिसीजन लेने की। ठीक है, तो ये समझ सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो कोई भी किसी भी इंडिविजुअल या किसी के खिलाफ इस तरीके से ऑर्डर जब आप देखने को मिलता है कि शांति बना के रखनी है उस एरिया में, तो ये आप लोग चीजें समझ सकते हो। तो सेक्शन 144 जो है ये लगा दिया गया था यहाँ पर, जब यहाँ पर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया। जब नहीं याद है आप लोगों को, रामलीला ग्राउंड के अंदर में प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा रामदेव साहब जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम पर, वो वहां से जान बचाकर भागे थे। तो कई बार गलत इस्तेमाल भी किया जाता है इन कानूनों का। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को बताता है कि भाई साहब आप लोग इस चीज को कैसे लगा सकते हो और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पर इंपोज करना सेक्शन 144 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंडर में इसको डालने की बात की जाती है सरकार के द्वारा कि हम लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। पर लेकिन दिक्कत क्या निकल कर आती है, दिक्कत ये निकल कर आती है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कभी ज्यादा हो जाती है तो दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसलिए यहां पर इसके बारे में बार बार बातें की जाती है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्रिटिसाइज किया है
कि सेक्शन 144 इंपोज कर देना, वो वहां पर सो रहे थे, आप लोगों ने जाकर लाठी बजवा दी उनके ऊपर में, तो क्या ये सही था? यहाँ पर उस टाइम पर बेसिकली कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी यहाँ पर। तो आप लोग सोच लो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, भाई साहब पावर का दुरुपयोग हमेशा सरकारें करती हुई नजर आती है, और ये बात हमारे संविधान निर्माता समझते थे। इसीलिए उन्होंने बोला कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगानी है, पर लेकिन फंडामेंटल राइट को भी ध्यान में रखना है आप लोग। इसीलिए यहाँ पर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट जो है वो आप लोग की आन बान और शान है, ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। हाँ बाबा रामदेव जी जो है वो साड़ी या फिर कुछ सलवार पहनकर भागे थे उस टाइम पर वहां से, वो सारी चीजें अलग है, पर लेकिन एक तरीके से चीजें जो है वो सारी मैंने समझा दी, ठीक है। तो याद रखना मांगे क्या क्या है, किसानों की क्या क्या मुद्दा चल रहा है अभी, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलरली न्यूज में आएगा, टेलीविजन देखोगे, रेडियो सुनोगे, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ोगे, या कहीं डिबेट डिस्कशन करोगे, तो सारी बातें आप लोगों के सामने आएगी। ध्यान रखना सारी बातें जो है कई बार जायज नहीं होती है, सरकार को भी देखना पड़ता है उसके पास में कितने रिसोर्सेज हैं, मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड करवा कर क्या वो यहाँ पर चीजों को प्रोवाइड करा सकती है, क्योंकि सरकार को भी देखना है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। मतलब अगर हम लोगों ने आज की डेट में सोचो, हम लोगों ने सारी बेसिकली किसानों की मांगे मान ली, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग को जवाब देना पड़ता है डब्ल्यूटीओ के अंदर में, वो कहते हैं कि आप लोग इतनी सब्सिडी क्यों देते हो, ये सारी चीजें। तो इंटरनेशनल सिनेरियो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ पर, कभी टॉपिक आएगा तो उसको कोरिलेट कर कर वो भी बताऊंगा मैं अंदर से। अभी फिलहाल ये लोकल टॉपिक है तो इसको लोकली रखते हैं, वरना यही टॉपिक एक तरीके से अलग डायमेंशन में भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग इस चीज को भी ध्यान रख के चल सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी डाउट इसको लेकर मन में नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी डाउट होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। तो दो टॉपिक मैंने कवर करके यहाँ पर आप लोग कर दिए, एक तो प्रोटेस्ट के बारे में, किसानों के बारे में, और साथ ही साथ में सीआरपीसी जो सेक्शन 144, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अब इसको कोई भी डाउट में मत रखिएगा, ठीक है।